हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी देते, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है। प्रभारी राजीव शुक्ला की आवाज पर बैठक हुई है। बैठक में सीएम सुक्खू मौजूद रहे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई है। तो ये बैठक कई मायनों में खास रहने वाला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक में शामिल हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई है। प्रभारी राजीव शुक्ला की आवाज पर यह बैठक हुई है। बड़ी और अहम जानकारी, बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, निर्दलीय विधायक मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। कांग्रेस ने विधानसभा कानून के तहत कार्रवाई हो, अयोग्य घोषित हो निर्दलीय विधायक। तो एक नया मोड़ सामने आया है। दल बदल कानून को लेकर यहां पर अयोग्य घोषित करने के लिए निर्दलीय विधायक की ओर से यहां पर याचिका दी गई है। निर्दलीय विधायक मामले में एक नया मोड़, कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी है कि जो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हुई है, जिस तरह से निर्दलीय विधायक थे, अयोग्य घोषित करने के लिए इनको ये एक नया मोड़ सामने आया है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को याचिका लिखी है, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है, अयोग्य घोषित हो निर्दलीय विधायक, इसीलिए याचिका दी गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से। जो निर्दलीय विधायक थे उनको अयोग्य घोषित करने के लिए इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को ये याचिका कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई है। तो निर्दलीय विधायक मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। निर्दलीय विधायक को यहां पर अयोग्य ठहराने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को याचिका दी गई है। दल बदल कानून के तहत ये कार्रवाई हो, अयोग्य घोषित की जाए निर्दलीय विधायक मामले में एक नया मोड़ एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो निर्दलीय विधायक मामले में एक नया मोड़ फिर से देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को याचिका दी गई है ताकि इनके ऊपर कार्रवाई हो। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सबसे बड़ा चुनाव का। हमीरपुर के बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर अपने जिला हमीरपुर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में चारों सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि संगठन के बल पर ही बीजेपी ने लगातार हमीरपुर में चारों सीटें जीतते आई है। इतनी ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राज में कुछ भी सुरक्षित नहीं है और इसी के साथ ना ही सनातन सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन के बल पर हमने लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें 2014-2019 में जीती और इस बार भी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि सारी सीटें लोकसभा की जिताकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। कांग्रेस की वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है। ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है, लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, यह भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित।
ऊना सदर के बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सती ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान बीजेपी विधायक सतपाल सती ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र ये दर्शाता है कि पिछले 75 वर्षों में फूट करो और राज करो की नीति पर आधारित है। वहीं कांग्रेस सरकार पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार 1.5 वर्ष के कार्यकाल में विकास करवाने में पूरी तरह से विफल रही है। हमारे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। उस लोकसभा के चुनाव में प्रथम दौर 7 जो चरण है उसका दौर निकल चुका है। अभी दूसरे चरण के जो चुनाव है वो कुछ दिनों बाद होंगे, वोटें पड़ेंगी। इसी के बीच में सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र, अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट, अपनी पार्टी की पॉलिसीज और अपनी पार्टी के माध्यम से जनता के साथ वायदे या गारंटियां सब पार्टियां जनता के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का जो डॉक्यूमेंट है, जो घोषणा पत्र है, जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, कांग्रेस मैनिफेस्टो 2024 के नाम पर, उस घोषणा पत्र को देख करके, पढ़ करके फिर से ये ध्यान में आता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 75 वर्षों में बांटो और राज करो की राजनीति की है, इस देश के अंदर गरीब आदमी को सिर्फ झूठे वायदे दिला करके। बिलासपुर के बीजेपी कार्यालय में जिलाध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान ने बीजेपी की है। इसी कड़ी में जिलाध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज भी कसा है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही गई बातें राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस के नेता आर्थिक, जातीय और सामाजिक गणना की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जनता कांग्रेस का सच जानती है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने दावा किया है कि इस बार 400 पार का नारा बुलंद होगा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आने वाले समय में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि देश के सभी वर्गों के समान विकास के संकल्प के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है। आज का भी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी वो उससे जो तुष्टिकरण की गंध आ रही है। जैसे हम जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सामाजिक गणना करेंगे, आर्थिक गणना करेंगे, जातीय उपजातीय गणना करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। आज भी इस गणना की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। वो हमने पूरे देश में नहीं, हिमाचल में ही नहीं, बल्कि बिलासपुर में भी धरती पर उतार करके लोगों को समर्पित किया है। जहां लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रहा है, वहीं कुछ राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी चुनाव आयोग की ओर से करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर उपचुनाव 1 जून को करवाने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश में ये उपचुनाव दोनों पार्टी की साख का सवाल बन गया है, जहां एक तरफ मौजूदा कांग्रेस की सरकार है और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की राजनीति और हिमाचल की जनता के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसको जीतने के लिए यहां दोनों मुख्य पार्टी जीत के लिए जोर आजमाइश करती हुई नजर आएगी। तो वहीं गगरेट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने चैतन्य शर्मा को टिकट देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं अभी कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 15 महीनों में कांग्रेस ऐसा प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई है जिससे आम जनता को राहत मिल सके। प्रत्याशी हूँ और कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया तो कुछ नहीं मैं कहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें अगर हम बहुत ही इस पे गौर फरमाएं और सीरियसली इस बात को लेके जाए, ये हमारे क्षेत्र की और प्रदेश की फ्यूचर की बात है। और जहाँ पर एक तरफ हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का ये 400 पार का चुनाव हुआ है, साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है क्योंकि इस बारी चाहे वो गगरेट हो, चाहे और भी अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ एक विधायक चुनने के लिए जो है अपना मत नहीं डालेगी 1 जून को। इस बारी जो इस क्षेत्र की जनताएं जो वोट डालेंगी वो
इस बारी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट डाल रहे होंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 1.5 साल में जो एक तरीके की नाकामी रही है इस सरकार की, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे आप युवाओं की बात करें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी क्षेत्र में ये जो जन विरोधी सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो आगे आके काम नहीं कर पाए। वक्त यहाँ पर छोटा सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। जोगिंद्रनगर से अमृतसर जा रही परिवहन निगम की सेमी डिलक्स बस की नेरी कोटला में अचानक पिछले टायर खुलने के बाद जहां ड्राइवर को निलंबित कर दिया है, तो वहीं इस फैसले से मुखर हुए चार्टेसी ड्राइवर यूनियन ने इस फैसले को लेकर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ड्राइवर यूनियन ने प्रबंधन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही ड्राइवर के साथ भेदभावपूर्ण रवैया को आरोप लगाया गया है। इस मामले में प्रबंधन को मांग पत्र भी सौंपा गया है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे मानी गई तो विवश होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। सर्वप्रथम मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट ड्राइवर यूनियन। कल हमने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवरों के साथ पार्शलिटी हो रही है, रिकवरीज हो रही है और हर जगह उनको टॉर्चर किया जा रहा है। रूट के किलोमीटर कम किए जा रहे हैं। जहां का 1 घंटा लगता है वहां के हमारे को ऑर्डर किए जा रहे हैं कि 30 मिनट आप लगाए। किसी गेयर की गरारी अगर अंदर से टूट जाती है तो ड्राइवर को उस गरारी को लाने को बोला जा रहा है कि अपने पैसे से लाओ। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो उत्पन्न हुई थी। एक सबसे बड़ी समस्या ये हुई थी कि इस HRTC में जहां जहां अदर पोस्ट की बात आती है, अदर पोस्ट दफ्तर में, ऑफिस में कोई भी पोस्ट होती थी तो वहां अदर कैटेगरी को तो लगाया जाता था, लेकिन ड्राइवर को वहां पार्शलिटी होती थी। बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नौकरी देने का झूठा वादा करके सत्ता हथियाने वाली कांग्रेस को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि नए 12 लाख मतदाता सुक्खू सरकार को सबक सिखाने के लिए 1 जून के इंतजार में है। सरकार ने अपनी घोषणा में सबसे पहले ये बात कही थी, हम कैबिनेट में आते ही 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जबकि सत्ता में आते उसके विपरीत उन्होंने 10,000 लोगों का रोजगार छीना। जिन लोगों ने कोरोना काल के अंदर आउटसोर्स में रहते हुए काम किया था और अन्य जो आउटसोर्स के लोग थे उनमें 10,000 से अधिक लोगों का रोजगार छीना और 1,000 से ज्यादा सरकारी संस्थाओं को बंद किया। ये जो 14 लाख की बेरोजगार सेना तैयार खड़ी है सुक्खू सरकार को जवाब देने के लिए। ये जो नए मतदाता 12 लाख इस बार नए मतदाता इस 1 जून का इंतजार कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की गई। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह पेश हुए। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से मामले में दलीलें पूरी हो गई, वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। ऐसे में 30 अप्रैल को मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता का कपिल सिब्बल भी वर्चुअल माध्यम से अपीयर हुए थे। इसको लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने इस बारे में जानकारी दी है। तथा निर्दलीय विधायकों के मध्य में है, परंतु जनता की जानकारी के लिए आपके माध्यम से हिमाचल वासियों की और देशवासियों की जानकारी के लिए जो न्यायालय की प्रोसीडिंग्स में आज जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनके एडवोकेट ने अपने आर्गुमेंट्स कंप्लीट किए और
माननीय स्पीकर जी की तरफ से आर्गुमेंट्स अभी चल रहे हैं, तो मामले की कार्रवाई है मंगलवार, आने वाले मंगलवार को 4:15 बजे पुनः शुरू होगी, जहां माननीय स्पीकर साहब के अधिवक्ता महोदय अपनी आर्गुमेंट्स, अपनी दलीलें रखेंगे। इसमें कोई किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं, सिंपल एडजर्नमेंट हुई है, परंतु एक जनमानस में प्रश्न अवश्य खड़ा है और ये प्रश्न कंटिन्यूअसली सारे पूछ रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो क्यों इस्तीफा देंगे। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। निर्दलीय विधायक मामले में एक नया बोर्ड सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी है, तो वहीं दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आयोग घोषित हो सकते हैं निर्दलीय विधायक, इनको लेकर के याचिका दी गई है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये बयान दिया है। इस्तीफा स्वीकार हुए बिना बीजेपी के लिए सदस्यता उन्होंने ली है। ये बागवानी मंत्री की ओर से कहा गया। निर्दलीय विधायकों को आयोग करार दिया गया है। निर्दलीय विधायक मामले में एक नया बोर्ड सामने आया है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पटानिया को याचिका दी है, तो वहीं दल बदल कानून के तहत ये पूरी तरह से कार्रवाई करने की यहां पर मांग की गई है। निर्दलीय विधायक है हमारे, उन्होंने जो है एक रेजिग्नेशन जो है माननीय स्पीकर महोदय को सौंपा था कि वो जो है विधानसभा के अपने पद से जो है इस्तीफा दे रहे हैं, और उसके बारे में हमने भी जो है याचिका जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को एक लिखित में याचिका दायर की कि ये जो 3 निर्दलीय हैं इनका जो रेजिग्नेशन ये जो दे रहे हैं, दिया है, वो जो है स्वेच्छा से नहीं है, वो जो है एक दबाव के तहत है और उसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। वन विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 60 के दशक से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास की राजनीति में बदलाव किया है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय को लेकर है कि आज देश भर में जिस तरह की राजनीति चल रही है और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, वो घोषणा पत्र एक बार दोबारा से उस दौर को याद दिलाता है जब कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और एक देश के बड़े वर्ग को तंग करने का कार्य करती रही है। और आज उसी दौर में दोबारा कांग्रेस देश को ले जाना चाहती है। 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इस देश की राजनीति को बदलने का काम हुआ है। और वो बदलाव क्या आया है? नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति को विकास की राजनीति में बदल दिया है। आज अगर किसी को भी राजनीति करना है, राजनीतिक पार्टी को, तो देश के सामने एक विकास का एजेंडा देना पड़ेगा। देश को किस दिशा में लेके जाना है वो एजेंडा देना पड़ेगा, और गरीबों के उत्थान के लिए क्या क्या योजनाएं बनानी है उस दिशा में अपने को जाना पड़ेगा। सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा पर जुबानी हमला बोला है। राजेंद्र वर्मा ने कहा है कि पूर्व विधायक राजेंद्र राणा प्रदेश की वीरभूमि के मुख्यमंत्री सुखू को ललकार रहे हैं और इसका जवाब अब उपचुनाव में सुजानपुर की जनता देगी। वहीं वर्मा ने कहा कि शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी सुजानपुर से जिताऊ उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी और उसकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता की जान लगाकर उसके लिए काम करेंगे। अपनी ही कश्ती ब्यास में हिलोरे ले लेकर के डूब रही हो, वो ये कहे कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नाव डूबने वाली है, तो मात्र उसकी हताशा को ही दर्शाती है। उनसे गलती तो हो चुकी है। वो 1.25 साल पहले ही मात्र 400 वोटों से जीते हैं और फिर गलती कर गए। वो किस विश्वास के साथ ऐसी गलती कर गए कि उन्हें दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गठरी भारी थी? मैं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा
से ये कहना चाहूंगा कि आपने वीर भूमि के कर्म योद्धा को ललकारा है, आपने वीर भूमि के कर्म योद्धा को अपदस्थ करने का षड्यंत्र रचा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से प्रभावित बताया है। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने पेशी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र असमानता पैदा करने वाला है, जबकि मोदी सरकार ने 10 सालों में शिक्षण संस्थान एम्स खोले, जिसका सभी वर्ग के लोग समान रूप से लाभ उठा रहे हैं। और उनके गठबंधन द्वारा जारी घोषणा पत्र जहां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति पर आधारित है, वहीं इस घोषणा पत्र में कम्युनिस्टों के माओवाद की झलक भी दिख रही है। उनके घोषणा पत्र में जहां जातिगत सर्वेक्षण की बात की गई है, जातिगत गणना की बात की गई है, वहीं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात की गई है। और घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम इस देश के लोगों की संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे और उसका पुनर्वितरण करेंगे। एक तरह से कम्युनिस्टों की माओवाद नीति पर काम करते हुए इस तरह की घोषणा उन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में की है। और हमारा मानना है कि इससे इस देश के लोगों का जो अपना धन है, अपनी संपत्ति है, अपनी जायदाद है, यहां तक कि अपने घर और घर के अंदर रखा गया सोना चांदी जो उनके आभूषण तक है, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कंगना एक अभिनेत्री हैं और उनका राजनीति में स्वागत है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के सामने वो टिक नहीं पाएंगी। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने सीट बचाने के लिए एक अभिनेत्री को मंडी से प्रत्याशी बनाया है, जो पहले भी लोगों के बीच नहीं रही और आने वाले समय में भी वो जनता के बीच नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, अच्छी बात है। कंगना जी राजनीति में आई हैं, हमारी बेटी हैं, उनका स्वागत है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह और कंगना में अगर कोई तुलना की जाए तो मैं समझता हूँ कि विक्रमादित्य के सामने राजनीतिक तौर पर वो कहीं नहीं टिकती हैं। विक्रमादित्य एक बड़े विजनरी, ओजस्वी, कर्मशील और कर्मठ युवा नेता हैं और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में उनसे एक बहुत बड़ी उम्मीद है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो उनके सामने जो है वो कंगना जी कहीं नहीं ठहरती हैं। एक अच्छी अभिनेत्री हैं, उस क्षेत्र में अच्छा काम उन्होंने किया है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र में राजनीति के तौर पर वो पैर जमाने की कोशिश करें, उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। पॉलिटिकली वो बहुत इमेच्योर हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता ने कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला है। कंगना का राजनीति में आना, उन्होंने उनको आने पर स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने यहां पर बोला है कि विक्रमादित्य के सामने कंगना रनौत कुछ भी नहीं है। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। अध्यापक का वीडियो वायरल हुआ है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, अध्यापक को सस्पेंड किया गया है। वीडियो वायरल हुआ है, प्राथमिक स्कूल सोबरी का ये पूरा मामला है। तो इस मामले में निलंबन पत्र तैयार कर अध्यापक को निलंबित किया गया है। अध्यापक का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल होने के बाद कड़ी कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए निलंबन का यहां पर आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि बीते कल शराब के नशे में अध्यापक पहुंचा स्कूल और ये वीडियो वायरल हो जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद यहां पर सस्पेंड किया गया है अध्यापक को। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। संबंधित जो ब्लॉक के बीओ को उनको उसके ऊपर त्वरित जो है वो
एक्शन ने कहा कि वो वहां पता करें कि इस घटना की पूरी जानकारी विभाग को भेजें। और जब सभी अखबारों में आई तो इंक्वायरी इसके लिए रखी। और ये जो खीम सिंह जेबीटी जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोबली, ग्राम पंचायत जैसला में है और एजुकेशन ब्लॉक बक्सैड में है, उसके ऊपर विभाग ने कार्रवाई की। जो भी विभागीय कार्रवाई होती है सब रूल 1 ऑफ रूल 10 CCS रूल के तहत खीम सिंह जेबीटी को जो है हमने जो है निलंबित, त्वरित प्रभाव से निलंबित कर दिया। और उन्हें जो है दोबारा अगेन जो है उन्हें उनका हेडक्वार्टर जो है एजुकेशन ब्लॉक धर्मपुर में जो सजाऊ पीपलों में जो है वहां उनका फिक्स किया। और जो भी विभागीय सस्पेंशन रूल्स है उसके तहत उनको आदेश दिए गए कि अब वो वहां जब तक पूरी विभागीय कार्रवाई नहीं होती है वहां ज्वाइन करें। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।